This is just Nandini, and today our topic is endocrine system. जितने साइट्स कवर हो सकती हैं वो करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट देख लेंगे। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? क्योंकि पेपर जो है वो हमारा साइड से आना होता है और डाटाबेस आना होता है, इस वजह से मैंने नोट्स नहीं बनाए। सिंपल हैं बाकी चीज़ें में। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारा बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है। बॉडी के अंदर एंडोक्राइन की पहचान यही है, हार्मोन्स। एंड द सेकंड थिंग इज डक्ट लैब। ठीक है। तो इसके अंदर बात करते हैं, एक्ट विद नर्वस सिस्टम टू कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट एक्टिविटी ऑफ बॉडी सेल्स, इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाया हार्मोन ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। मतलब ये सारी चीजें अगर आप जब डिटेल में जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इनको ओवरऑल हम इनको देख रहे हैं। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हार्मोन एंड एंडोक्राइन ऑर्गन। क्या होते हैं एंडोक्राइन ऑर्गन? ये दो चीजें हम बाद में करते हैं, ओवरव्यू वगैरह। इस पे आते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि डक्टस ग्लैंड होते हैं, मतलब इनके पास डक्ट्स ट्यूब्स होती हैं जिनके जरिए ये सिक्रीशंस करते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड इस तरह, सलाइवा ग्लैंड, सिलिवरी ग्लैंड आपके माउथ में जो होते हैं थूक बनाते हैं। बेसिकली ये ग्लैंड मौजूद है, इसके साथ एक ट्यूब आती है जो कि माउथ में आती है, ओपन होती है और माउथ में सलाइवा रिलीज करती है। और ये हार्मोन्स नहीं रिलीज करते। ठीक है। वाइल द एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, और इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। डक्ट का मतलब है इनके पास कोई ट्यूब नहीं है। ये डायरेक्टली अपनी सिक्रेशंस ब्लड के अंदर फेंकते हैं और ब्लड ही उसको जहां पे टारगेट साइट पे लेके जाता है। ठीक है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का फर्क बेसिकली ये है कि इसके पास डक्ट्स होती हैं, इसके पास डक्ट नहीं होती। ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अब कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि प्योरली एंडोक्राइन ऑर्गन है। ठीक है, एंडोक्राइन है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल एंड पीनियल ग्लैंड। ठीक है। हाइपोथैलेमस एक न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन है। ठीक है। ये और ये जो हमने लिखे ये वाले क्या है? प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब इनके पास डक्ट्स है ही नहीं। हाइपोथैलेमस एक मिक्स है। ये न्यूरो एंडोक्राइन है। न्यूरो एंडोक्राइन का क्या मतलब है कि ये है तो ब्रेन का पार्ट और न्यूरोनल है, लेकिन ये साथ साथ कुछ जो है वो सिक्रीशंस भी करता है। ठीक है। मतलब कुछ सिक्रीशंस भी करता है, और लेकिन मेनली क्या है, ये न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है इसके पास। सम हैव एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, यानी कि एक कैटेगरी हमारे पास आ गई प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ गई हाइपोथैलेमस। थर्ड हमारे पास आ गए कुछ ऐसे और ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज की सिंपल सी मिसाल आपके सामने है कि ये जो है वो अपनी सिक्रीशन के अंदर जो ग्लूकोज एंड इंसुलिन है उसके अंदर ये वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर रहा है। ठीक है, ग्लूकोज एंड इंसुलिन क्या कर रहा है? ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये उस हवाले से ये क्या हो जाएगा? एक्सोक्राइन हो जाएगा। और सॉरी, एंडोक्राइन हो जाएगा। और एक्सोक्राइन की सेंस में है डक्टस, डक्ट की फॉर्म में। अब जो इसकी अपनी सिक्रीशंस आती हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको पता है पेंक्रियाज जो है वो प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके अलावा फैट के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिलीज करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो डक्ट के जरिए आते हैं, वो एक ट्यूब के जरिए आते हैं हार्मोन्स। ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो रिलीज हो रहे हैं थ्रू डक्ट, तो वो उसका क्या फंक्शन हो जाएगा? एक्सोक्राइन। और जो बगैर डक्ट्स के डायरेक्टली ब्लड सप्लाई में जा रहे हैं वो एंडोक्राइन फंक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो इस हवाले से जो है, इस तरह गोनेड्स और प्लेसेंटा के भी एंडोक्राइन फंक्शंस भी हैं एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस भी हैं। इसके अलावा अदर टिश्यूज हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज सेल्स, जो हमारे फैट सेल्स होते हैं, ये बजाते खुद हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। थाइमस है, एंड सेल इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंटेरोकाइनेज सेल्स। ठीक है। जो इंटेस्टाइनल वॉल्स के इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं वो भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। स्टमक भी अपने हार्मोन प्रोड्यूस करता है, किडनी अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, हार्ट भी प्रोड्यूस करता है। मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास जब वो चार कैटेगरीज आ जाती हैं, एंड प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड, देन वी हाइपोथैलेमस, देन वी हैव सम दोज विद एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, एंड द लास्ट वन आर दोज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो कि मतलब अदर देन दीज पार्ट, जो कि मेनली ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नहीं है, उनका मेन काम जो है वो हार्मोन प्रोडक्शन नहीं है, बट दे डू समथिंग। ठीक है, वो इसके मुतालिक थोड़ा बहुत करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर मैं इसको स्टार्ट करें तो हम हमारे पास सबसे ऊपर पीनियल ग्लैंड है जो कि मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन क्या है? ये जो हमारी स्किन का एक गंदमी सा रंग आता है, जो ये मेलाटोनिन की वजह से होता है। यानी कि जिसका रंग जितना काला या जितना ज्यादा डार्क होता है, डार्क कह लें, जितना ज्यादा डार्क कलर होता है उसमें उतनी मेलाटोनिन जो है वो ज्यादा होती है।
उसके बाद हाइपोथैलेमस है, ये हमारा करता है प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, ऑक्सीटोसिन एंड रेगुलेटरी हार्मोन। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, ये होता है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा। एडीएच हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन है, दो हार्मोन, और तीसरा ये रेगुलेटरी हार्मोन है, ठीक है। ये तीन चीजें रिलीज करता है। अब इनमें से जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है, ये चला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, हाइपोथैलेमस के नीचे कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने जो तीन चीजें रिलीज की थी, एडीएच, ऑक्सीटोसिन एंड रेगुलेटरी हार्मोन, इनमें से एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनते ये कहाँ पे हैं? हाइपोथैलेमस में। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से ये आ जाएंगे पोस्टीरियर लोब के पास, और पोस्टीरियर लोब फिर इनको रिलीज करवाता है, ठीक है। यहाँ प्रोड्यूस हुए, यहाँ रिलीज हुए। और जो तीसरा पार्ट था रेगुलेटरी हार्मोन, ये बेसिकली कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये कंट्रोल नहीं कर रहा, वहां पे सिर्फ एडीएच और ऑक्सीटोसिन भेज रहा है, ठीक है। एंटीरियर लोब के पास क्या है? ये रेगुलेटरी हार्मोन भेज रहा है, जो कि वहां पे, यानी कि ऐसे हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है वो कंट्रोल करेंगे और फर्दर सिक्रीशंस करवाएंगे। किस किस की सिक्रीशन? एसीटीएच, टीएसएच। एसीटीएच होता है एसिटाइल कोलिन हार्मोन, टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा प्रोलीन है, उसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एंड मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं। अब होता ये है कि हाइपोथैलेमस इज अ न्यूरोनली जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आगे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि वो रिलीज करता है टू कंट्रोल अदर मैनी ऑर्गन्स, मैनी अदर ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कंट्रोल करता है अदर ग्लैंड्स को। ये खुद बजाते खुद ग्लैंड है, और आगे बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। और एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है पीछे से? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो वो ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन सेंस करेगा कोई भी एक कंडीशन, और उसकी बेस पे सिग्नल कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड उसके हिसाब से हार्मोन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। अब जिस तरह एसीटीएच, एसीटीएच आ गया हमारे पास, ये एक हार्मोन है, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से जाके एक्ट किस पे करेगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, और वहां से कॉर्टिस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन वगैरह की क्या करा देगा? रिलीज करवा देगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये चला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे चला जाएगा? रिलीज होगा इंटीरियर पिट्यूटरी से, और चला जाएगा थायराइड ग्लैंड पे, वहां से थायरॉक्सिन, ट्राईआयोडो, थायरोइडिन और कैल्सिटोनिन, तीन का जो है वो तीन हार्मोन जो है वो थायराइड के हैं, उसकी रिलीज करवा देगा। ग्रोथ हार्मोन ओवरऑल सारी बॉडी पे एक्ट करेगा, और ओवरऑल बॉडी की जो ग्रोथ है उस पर एक्ट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स के अंदर जो फॉलिकल्स बननी होती हैं उस पर एक्ट करेगा, ठीक है। मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिंपली पीनियल ग्लैंड पे एक्ट करेगा जाके, और उसकी जो मेलाटोनिन की फॉर्मेशन या उसकी जो भी उसको उससे रिलेटेड फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करेगा। तो दैट्स हाउ डिफरेंट जो हमारे हैं ना बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ग्लैंड्स एंड सम बॉडी पार्ट्स जब वो रिलीज करते हैं, तो आप इनके नेम वगैरह पढ़ सकते हो। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, केमिकल मैसेंजर में हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस केमिकल सिग्नल है, ट्रैवल इन द ब्लड और लिम्फ। लिम्फ हमारा होता है जो कि फैट जिसके जरिए जो है बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। हमें पता है लिम्फ नोड्स एंड वी हैव स्टडीड दैट, ठीक है। उसके अलावा ब्लड होता है, तो इसके अंदर हार्मोन क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस। मेक श्योर करना है हार्मोन के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस लफज इस्तेमाल होता है। ऑटोक्राइन वो होते हैं ऐसे केमिकल जो कि एक्सर्ट करते हैं ऑन द सेम सेल दैट सिक्रीट देम। मतलब क्या है कि पेंक्रियाज, उसने अगर इंसुलिन को रिलीज किया, और इंसुलिन ने वापस आके पेंक्रियाज पे ही एक्ट किया है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोक्राइन फंक्शन है भाई, जिस सेल ने रिलीज किया हार्मोन उसी सेल पे आके उसने एक्ट किया, इट विल बी टर्म्ड एज ऑटोक्राइन। पैराक्राइन होता है कि लोकली एक्टिंग केमिकल दैट अफेक्ट सेल अदर देन दोज दैट सिक्रीट देम। मतलब एक जगह एक सेल पड़ा है, उसने हार्मोन रिलीज किया, और उस हार्मोन ने उस सेल के इर्द गिर्द जो दूसरे सेल्स मौजूद थे उन पे एक्ट किया, तो ये हो जाएगा पैराक्राइन, ठीक है। पैराक्राइन से हार्मोन के अंदर फर्क, दोनों के अंदर सेम फर्क क्या है? एक तो पैराक्राइन और हार्मोन दोनों के अंदर ही हार्मोन प्रोड्यूस कोई और कर रहा है, एक्ट किसी और पे हो रहा है। लेकिन फर्क ये है कि हार्मोन तब कहलाएगा जब जो टारगेट सेल है वो दूर पड़ा हो, बहुत दूर पड़ा हो प्रोड्यूसर सेल से, ठीक है, ग्लैंड से। जबकि पैराक्राइन के अंदर क्या है कि वो जहां प्रोड्यूस हो रहा है उसी के साथ इर्द गिर्द वाला जो साथ साथ जुड़े हुए सेल हैं उस पर वो एक्ट करता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द टारगेट सेल डिटरमाइंस के ये हार्मोन है या पैराक्राइन है, ठीक है। ऑटोक्राइन और पैराक्राइन जो है वो लोकली होते हैं, तो इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं बनाते, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन का प्रोड्यूसर यानी कि ग्लैंड और जो टारगेट सेल है वो दूर दूर पर प्रेजेंट होते हैं।
दो मेन क्लासेस हमारे पास हार्मोन की, एक होते हैं अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन जो कि प्रोटीन बेस्ड भी जिनको कह सकते हो, और दूसरे होते हैं स्टीरॉयड बेस्ड जिनको हम फैट बेस्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में पेप्टाइड एंड प्रोटीन, मतलब पेप्टाइड प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, या फिर हमारे पास दूसरे कौन से हैं, कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हार्मोन, जिनके अंदर उसने एग्जांपल दी हुई है गोनेडल एंड एड्रीनो कॉर्टिकल हार्मोन, यानी कि ये वाले हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के, एड्रीनल कोर्टिसोल कोर्टिसोन वगैरह, और गोनेड्स के अंदर जो गोनेडल हार्मोन है वो क्या है, स्टेरॉइड बेस्ड है। और कुछ जो है वो पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स के होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, और वो मतलब वहाँ पे पेप्टाइड और प्रोटीन बेस्ड जो है वो डेरिवेटिव्स होते हैं। इनके आगे फर्दर हम देखते हैं। Mechanism of hormone action. Hormone act at receptor in one of two ways, depending on their chemical nature and receptor location. एक आपके पास हार्मोन है, एक आपके पास रिसेप्टर है। ठीक है। अब हार्मोन जो है वो क्या करेगा, सिंपली जो है वो हार्मोन जाता है, वो किसी भी एक सेल पे जाता है। इंसुलिन की मिसाल लेते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, उसने जाना है मसल सेल के ऊपर। मसल सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है, एक ताला है जिसको इंसुलिन ने जाके खोलना है, तो दैट ताला इज नोन एज रिसेप्टर। ठीक है। तो हार्मोन या इंसुलिन जो है वो वहां पे जाएगी, उसके ऊपर जाके एक्ट करेगी, और जिससे सेल ओपन होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब ये डिफरेंट हार्मोन, बोथ ऑफ दीज हार्मोन जो है वो डिफरेंटली जो है एक्ट करते हैं। ठीक है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, और कुछ जो है वो ऐसे होते हैं जो कि होते हैं फैट सोलेबल। ठीक है। तो वाटर सोलेबल हार्मोन के अंदर क्या होगा, देखें, वाटर सोलेबल हार्मोन, अब आपने इसको समझना है गौर से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज मेड अप ऑफ फैट, वो सारा फैट का बना होता है। तो वाटर सोलेबल हार्मोन उसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है उसका जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे मौजूद होगा, ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ऑन द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगा। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है ताकि वो वहीं से अपना रिस्पॉन्स शो कर दे, उसको सेल के अंदर जाना ही ना पड़े। ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है, ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्टिव एरिया जी प्रोटीन। अब होता ये है कि इफ आई कैन ड्रॉ दैट, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर पड़ा हुआ है वाटर सॉल्युबल हार्मोन का। बाहर से हार्मोन आया, अटैच किया, अंदर जो है यहाँ पे जी प्रोटीन होती है, एक जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन जो है वो फर्दर सिग्नलिंग एक पाथवे के जरिए जो है वो अंदर सेल के अंदर जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है उसको प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है। और इसके अंदर जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है ये सेल को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए ये आके यहाँ पे कंफर्मेशनल चेंज देगा, अंदर जी प्रोटीन में चेंजेस आएंगे, जी प्रोटीन अंदर जो भी एक्शन, जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है उसको परफॉर्म करवा देगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है लिपिड सोल्युबल हार्मोन। ये स्टेरॉयड एंड थायराइड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन जितने भी हैं और उसके अलावा थायराइड हार्मोन जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम आर लिपिड सोल्युबल हार्मोन। ये इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे काम करते हैं। ठीक है। और ये इंटर को सेल को इंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें क्या होगा कि ये सेल है, ये लिपिड की लेयर्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है। तो जो हमारा ये इसके अंदर सारी क्या है, लिपिड की लेयर है। अब ये हमारा हार्मोन आया, ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। अब इनमें से जो हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन है वो साइटोप्लाज्म में एक्ट करेंगे, और जो थायराइड हार्मोन है वो अपॉन द न्यूक्लियस जाके एक्ट करेंगे। ठीक है। जो हमारे थायराइड है वो न्यूक्लियस पे, और जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो दे कैन डायरेक्टली क्रॉस दैट सेल मेम्ब्रेन, तो इनको कोई सेकेंडरी रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती। वाटर सोल्युबल हार्मोन जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके अटैच होना होता है, अंदर फिर सेकंड मैसेंजर होता है। और ये हार्मोन क्या है, फर्स्ट मैसेंजर, जो पीछे ग्लैंड से आया है, आगे ये प्रोड्यूस करेगा सेकंड मैसेंजर। ठीक है। सेकंड मैसेंजर आगे फर्दर फंक्शनिंग करेगा, और इस केस में डायरेक्टली हार्मोन ही सेल के अंदर आ गया और अपने सारे फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करता है। ये हमारे पास बना हुआ है हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर बाइंडिंग रिसेप्टर। अब ये वाटर सॉल्युबल है तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। अंदर हमारे पास क्या थी, जी प्रोटीन थी। जी प्रोटीन के अंदर क्या लगा हुआ था, पहले जीडीपी लगा हुआ था। ठीक है। जी प्रोटीन में नॉर्मल स्टेट में जब हार्मोन नहीं आया था उसके पास जीडीपी था। जैसे ही आ गया हार्मोन अटैच हुआ, जीडीपी उतर गया, जीटीपी लग गया, जीडीपी उतर गया, जीटीपी लग गया। अब ये जो जी प्रोटीन है जिसके साथ जीटीपी अटैच है, ये चली जाएगी एक एडिनाइलेट साइक्लेज, ये एक और वहां पे एक प्रोटीन होती है, एक एंजाइम होता है, उसके साथ जाके अटैच कर जाएगी, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगी। ठीक है। जब ये इस तरफ आगे अटैच की, इसने क्या किया, एटीपी को कन्वर्ट कर दिया इनटू सीएएमपी। क्या हुआ है, जीटीपी लगी जी प्रोटीन के साथ, जी प्रोटीन लग गई एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ। एडिनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट कर देता है एटीपी को सीएएमपी। अब ये जो सीएएमपी है, इट इज बेसिकली द एक्चुअली जो कि एक सेकंड मैसेंजर है जो कि सेल के अंदर फर्दर सिग्नलिंग करेगा। क्या करेगा,
कि इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कर देगा, और एक्टिव प्रोटीन काइनेज आगे जो भी फंक्शन उसने परफॉर्म करना है, कोई सिक्रीशन करवानी है, कोई आयन चैनल ओपन करना है, कोई सेल के मतलब कोई ग्लूकोज का गेट ओपन करना है, तो ऑल दोज विल बी हैपन थ्रू दिस फर्दर प्रोसेसिंग। तो हमारे पास ये चार पांच स्टेप हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो ये आपने समझना है। जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी एडेनाइलेट साइक्लेज, एडेनाइलेट साइक्लेज ने एटीपी को सीएमपी में, और सीएमपी इज द एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज आगे अपना प्रोटीन फंक्शन जो भी उसने साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर देगा एज इट इज द साइटोप्लाज्म। ये है स्टीरॉयड हार्मोन जो कि क्रॉस कर सकते हैं। तो इसने बेसिक इसके रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है, स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये डायरेक्टली स्टीरॉयड हार्मोन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, रिसेप्टर के आगे साथ आगे बाइंड हो गया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स जब वो क्रॉस करेगा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को, अंदर जाके डायरेक्टली जीन पे एक्ट करेगा, डीएनए सीक्वेंस पे, और वहां से जाके आगे एम मैसेंजर आरएनए बना देगा। अब मैसेंजर आरएनए आपको पता है वो किस लिए रिक्वायर्ड होता है, प्रोटीन, नई प्रोटीन बनाने के लिए। तो उसके मुताबिक कोई भी नई प्रोटीन बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये फैट सोलेबल है, स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। अंदर आया, एक कॉम्प्लेक्स बना, प्रोटीन और रिसेप्टर उसका, स्टेरॉइड हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बना, उसने अंदर जाके डायरेक्टली डीएनए को मॉडिफाई किया। डीएनए को मॉडिफाई किया तो उससे मैसेंजर आरएनए भी मॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए बना। मैसेंजर आरएनए अगर राइबोसोम्स के पास जाएगा और एक जिस तरह की इसने जिस तरह का ये सिग्नल लेके आया था उस तरह की प्रोटीन फॉर्मेशन वो करवा देगा, ठीक है। तो ये था वाटर सोलेबल हार्मोन के केस में, जिसको कहते हैं साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म। ये भी नाम याद रखना है, ठीक है। और ये था हमारा फैट सॉल्युबल के केस में जो भी प्रोसीजर जो है वो फर्दर चलता है। टारगेट सेल स्पेसिफिसिटी, जो हार्मोन होता है वो सिर्फ अपने ही तरह के रिसेप्टर्स पे बाइंड कर सकता है। लाइक एसीटीएच है वो सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट कर सकते हैं। थायरॉक्सिन जो है वो तकरीबन तमाम सेल पे एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी जो है वो वेरी करती है अलॉन्ग हार्मोन टू हार्मोन। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि बॉडी के किसी भी सेल पे जाके एक्ट कर सकते हैं, वाइल कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक सेल्स के लिए होते हैं। लाइक अगर आप बात करते हो एसीटीएच की, तो ये सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट कर सकते हैं। वाइल द थायराइड हार्मोन, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि हर सेल की ग्रोथ होनी है, तो हर सेल की ग्रोथ होनी है, तो इस वजह से ये हर सेल पे जाके अपना एक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जो है वो जर्नल होते हैं। हार्मोन इन्फ्लुएंस नंबर ऑफ देयर रिसेप्टर। अच्छा, कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होंगे, इस चीज को भी हार्मोन इफेक्ट करता है। कैसे? देखो, अगर तो हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल लीड टू अप रेगुलेशन, ठीक है। और अगर सॉरी, मैं बताता हूँ एक मिनट। जो बॉडी है वो अडॉप्ट करती है अपने आप को, ठीक है। अडॉप्ट क्या करती है, टारगेट सेल फॉर्म मोर रिसेप्टर इन रिस्पॉन्स टू लो हार्मोन लेवल। क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर हार्मोन लेवल कम है तो टारगेट सेल क्या करेगी कि यार टारगेट सेल जिस भी सेल पे उस हार्मोन ने आगे अटैच करना है वो अपने ऊपर मल्टीपल साइट्स बना देगी भाई, जिस तरफ से हार्मोन, जितना हार्मोन जहां से मिल जाए उसको अटैच करके सिग्नलिंग की जा सके, ठीक है। इसको कहते हैं कि थोड़े हार्मोन के केस में रिसेप्टर्स ज्यादा हो गए। अब इससे क्या होगा कि वो थोड़े से हार्मोन भी जो है वो मल्टीपल साइड पे कहीं ना कहीं अटैच करके रिस्पॉन्स दे जाएंगे। तो इसको कहते हैं अप रेगुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स इन केस ऑफ लो हार्मोन लेवल। इसी तरह जब हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है तो रिसेप्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं ताकि बॉडी जो है या वो टारगेट सेल है वो ओवर रिस्पॉन्स ना शो करवा दे, ठीक है। तो हार्मोन के मुताबिक जो हम रिसेप्टर के लेवल को एडजस्ट किया जाता है ताकि एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स जो है वो सामने आए। ये है हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन। स्टिमुलस, लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द कैपिलरी ब्लड। अगर ब्लड के अंदर लेवल कम है कैल्शियम का, तो पैराथायरॉयड थायराइड हार्मोन जो है वो सिक्रीट करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन को, जो कि हड्डियों से कैल्शियम निकाल के ब्लड में ऐड कर देगा, जिससे ब्लड का लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, उसने स्टिमुलेट किया पैराथायरॉयड हार्मोन को, ग्लैंड को, पैराथायरॉयड हार्मोन, ग्लैंड ने आगे पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस किया पीटीएच। पीटीएच ने जो है वो हड्डियों से कैल्शियम निकाल के जो है वो ब्लड के अंदर ऐड कर दिया। ब्लड का जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन हो गया। तो ये एक ह्यूमोरल स्टिमुलस है। तीन तरह की स्टिमुलाई होती हैं, ये आपने याद रखनी है। कितनी तरह की स्टिमुलाई होती है, तीन तरह की। पहली है ह्यूमोरल स्टिमुलाई। इसके अंदर क्या हो रहा है कि
कोई भी ब्लड का न्यूट्रिएंट लेवल, हार्मोन रिलीज कॉल बाय ऑल्टर लेवल ऑफ सर्टेन क्रिटिकल आयन और न्यूट्रिएंट इन द ब्लड। बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट या आयंस का जो लेवल है वो स्टिमुलेट करे अगर हार्मोन की रिलीज को, तो इट इज टर्म्ड एज ह्यूमोरल स्टिमुलस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमोरल स्टिमुलस। अगर यानी कि इसके अंदर क्या हुआ, बॉडी के ब्लड के अंदर कोई न्यूट्रिएंट लेवल या कोई सोडियम का आयन का लेवल या कैल्शियम का लेवल वो स्टिमुलेट कर रहा है हार्मोन की सिक्रेशन, तो ये हो जाएगी ह्यूमोरल स्टिमुलस। इसके साथ अगर हम दूसरी बात करें, न्यूरल स्टिमुलाई, इसके अंदर क्या होता है, न्यूरॉन या नर्व्स या ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है हार्मोन की सिक्रेशन को। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट एड्रिनल मेडुला टू सिक्रीट कैटेकोलामाइन। भाई इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा हुआ फाइट एंड फ्लाइट मोड वाला। ठीक है, उसके अंदर जो है वो कैटेकोलामाइन या कॉर्टिसोल जिसको आप कहते हो स्ट्रेस हार्मोन, वो रिलीज होते हैं। अब इसमें हार्मोन कौन रिलीज करवा रहा है? नर्व फाइबर, ब्रेन सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम जो है ना वो इसको रिलीज करवा रहा है, तो उसको कहते हैं न्यूरल स्टिमुलाई। एंड द थर्ड स्टिमुलाई इसमें देख लो, ये सीएनएस था, स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें प्री गैंग्लियोटिक सिंपैथेटिक फाइबर। ये एक फाइबर है जिसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोटिक सिंपैथेटिक फाइबर। उसने आगे मेड्यूला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट किया। मेड्यूला यानी कि जो इनर साइड होती है, ये होता है कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड, ये होता है मेड्यूला। मेड्यूला पे एक्ट किया, मेड्यूला ने आगे कैपिलरीज के जरिए जो है वो मतलब वहां से रिलीज करवा दिया कोर्टिसोल को। ठीक है, जहां से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होंगे, जो कि आगे फर्दर कोई भी रिक्वायर्ड फंक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे। थर्ड है हार्मोनल स्टिमुलाई, भी हार्मोन ही हार्मोन की सिक्रेशन कॉज करवाए। अब ये कैसे होता है कि जैसे हमारे पास हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ मोस्ट इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। भाई हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन निकलते हैं? रेगुलेटरी हार्मोन, हमने पढ़ा। वो रेगुलेटरी हार्मोन कंट्रोल करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आगे फिर बहुत सारे अदर हार्मोन पर रिड्यूस करता है, जो कि कंट्रोल करते हैं, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी आगे रिलीज करेगा, आगे वो बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। तो इट इज हार्मोनल कंट्रोलर। एक ने हार्मोन प्रोड्यूस किया, आपने अपने से अगले को कंट्रोल किया, उसने हार्मोन प्रोड्यूस करके अपने से अगलों को कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये चीज जो है वो कहलाती है कि हार्मोनल स्टिमुलाई है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टारगेट एंडोक्राइन ऑर्गन फीडबैक लूप, हार्मोन फ्रॉम फाइनल टारगेट ऑर्गन इनहिबिट रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। अब ये तीन चीजों का लिंक है, हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी का लिंक, पिट्यूटरी का आगे टारगेट सेल पे लिंक। ठीक है, तो ये एक लूप बनता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आगे फर्दर बहुत सारे ग्लैंड्स कंट्रोल हो रहे हैं, और वो ग्लैंड आगे अपने फर्दर जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम मॉडिफाइज स्टिमुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वो हमारे यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। थ्री टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलाई, थ्री टाइप ऑफ स्टिमुलस, वो तीनों हमारे हो गए, ह्यूमोरल, नर्वस एंड हार्मोनल। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे जब हमारे पास नर्वस सिस्टम मॉड्यूलेशन, नर्वस सिस्टम मॉडिफाइज स्टिमुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वी नो दैट अंडर सीवियर स्ट्रेस जो है वो हाइपोथैलेमस एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करवा देता है। ठीक है, तो ये जो न्यूरल कंट्रोल है उसी की थोड़ी बहुत आगे फर्दर जो है वो सिग्नल मतलब डिटेल है। ड्यूरेशन ऑफ हार्मोन एक्टिविटी लिमिटेड होती है, रेंज फ्रॉम 10 सेकंड टू सेवरल और। लेकिन अब कोई भी हार्मोन रिलीज करता है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर चेंज कितना हो सकता है, 10 सेकंड के लिए सर्वाइव कर सकता है चेंज, या कुछ घंटों तक। ये नहीं है कि एक हार्मोन रिलीज हो गया अब उसकी वजह से जो चेंज आना है वो 4 4 दिन तक रह रहा है, नहीं, कुछ घंटों तक। अब और जैसे ही ब्लड के अंदर उस हार्मोन का लेवल ड्रॉप कर जाएगा, 3 4 घंटों तक ड्रॉप कर जाएगा, और उसका जो एक्शन होना था वो भी खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज ब्लड के अंदर आया, ग्लूकागॉन रिलीज हुआ, ग्लूकागॉन जो है वो कुछ कुछ लम्हे के लिए जो है वो ग्लूकोज लेवल कम कर देगा, और उसके बाद खुद भी गायब हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से ग्लूकोज आएगा तो नया ग्लूकागॉन प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर से इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं क्योंकि जैसे उनका ब्लड लेवल ड्रॉप करता है, मतलब ब्लड के अंदर उनका जैसे ही लेवल ड्रॉप करता है तो वो अपनी एक्टिविटी छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत माइनर लेवल में भी अगर ब्लड के अंदर मौजूद हो तो वो अपना काम करते रहते हैं, तो इट वेरीज। तीन तरह के एक्शन ऑफ हार्मोन एट टारगेट सेल, टारगेट सेल पे जो हार्मोन है वो तीन तरह के डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकता है, जिनमें हमारे पास पहले है परमिसिवनेस। वन हार्मोन कैन नॉट एक्सर्ट इट इफेक्ट विदाउट एनी अदर हार्मोन बीइंग प्रेजेंट। मतलब कि क्या है कि कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि
कभी भी अकेले काम ही नहीं कर सकते। जब तक के दोनों हार्मोन नहीं आएंगे एक का भी फायदा नहीं है। उसको हम कहते हैं परमिसिवनेस। दूसरा है सनर्जिज्म। सनर्जिज्म कहता है मोर देन वन हार्मोन प्रोड्यूस सेम इफेक्ट ऑन टारगेट सेल, एम्पलीफिकेशन। ठीक है। सनर्जिज्म क्या है कि अगर एक हार्मोन होगा तो उससे बेनिफिट आएगा कुछ परसेंट। ठीक है। दोनों दो हार्मोन मिलके काम करेंगे तो उससे बेनिफिट आएगा हायर परसेंटेज में। ठीक है। एक एक ने फर्ज कर लो, अब मिसाल देता हूँ, मिसाल आगे आएंगी तो आगे से भी देख लेते हैं। मतलब एक ने थोड़ा काम करना था, दो ने मिलकर सेम ही काम करना था, लेकिन उसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ज्यादा आता है। और एंटागोनिज्म होता है कि एक पॉजिटिव काम करता है तो दूसरा उसके खिलाफ काम करता है। मिसाल के तौर पे ग्लूकागोन एंड इंसुलिन है। ग्लूकागोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, तो इंसुलिन इंसुलिन जो है वो कम करता है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटागोनिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस, और इसके दो मेजर लोब हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरल टिश्यू कहते हैं, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू है। अब आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अपने खुद के जाती ग्लैंड जाती हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए उसकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो कौन सी होगी, ग्लैंडुलर टिश्यू। ये ग्लैंडुलर टिश्यू है क्योंकि ये अपने हार्मोन बना के सक्रीट कर सकता है। जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो तो सिंपली जो पीछे से उसको मिल रहा है, हाइपोथैलेमस बना बना के भेज रहा है, वो सिर्फ उसको रिलीज कर रहा है। ठीक है। तो इस वजह से उसको हम कहते हैं कि ये न्यूरल टिश्यू है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये एडिनो हाइपोफाइसिस, ये है ग्लैंडुलर। ठीक है। हाइपोथैलेमस दो तरह से कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को। एक तो यही जो मैंने आपको बताया, ऑक्सीटोसिन और एडीएच प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी बस उनको स्टोर करे, उसके बाद उनको जो है वो आगे रिलीज कर दे। और दूसरा जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर स्टोर्ड इन एक्सॉन टर्मिनल इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहाँ पे स्टोर हो गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर हो गए। व्हेन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन फायर एक्शन पोटेंशियल अराइविंग एट एक्सॉन टर्मिनल कॉज ऑक्सीटोसिन एडीएच टू बी रिलीज इनटू द ब्लड। और ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है वो आगे फर्दर जैसे ही मतलब कि एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो हार्मोन जो है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट प्रोड्यूसिंग देम, इट इज जस्ट रिलीजिंग देम, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। दूसरे केस में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें क्या है कि ये रेगुलेटरी हार्मोन है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिंथेसाइज GHRH। ठीक है। रेगुलेटरी हार्मोन में क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसका पूरा नाम है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इट विल अफेक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है। एक ऐसा हार्मोन जिसने स्टिमुलेट किया, एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे। क्यों? क्योंकि उसने आगे ग्रोथ हार्मोन की रिलीज करवानी है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और आगे जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ग्रोथ हार्मोन। इस तरह TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो बेसिकली ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करवाएगा, ये आगे रिलीज करवाएगा TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ठीक है। थायरोट्रॉपिन है, सॉरी, थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आगे रिलीज करवाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे एक्ट करेगा थायराइड पे और अपने फर्दर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाएगा। ठीक है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि एक हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि स्टिमुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो आगे फर्दर हार्मोन रिलीज कर रहा है उस रिलीज्ड हार्मोन के मुताबिक। ठीक है। आगे रिलीज कर रहा है जो कि आगे फर्दर कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इस यहाँ तक के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डू आस्क मी, ये जो अभी मैंने चीजें समझाई हैं। है कोई क्वेश्चन? ये समझ आ गया किस तरह एक मैकेनिज्म होता है?
ओके। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच है। दोनों के पास, दोनों ही 9 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं और तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। एडीएच का काम क्या है? एडीएच बेसिकली क्या करता है, वाटर जो बॉडी के अंदर वाटर है उसको री एब्जॉर्ब करता है, जो किडनी पे एक्ट करता है ताकि वाटर जो बॉडी के अंदर री एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो अगर एडीएच रिलीज नहीं होगा, इसका मतलब है वाटर री एब्जॉर्ब नहीं होगा, री एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन के अंदर पानी बहुत ज़्यादा जाएगा। इसकी वजह से एडीएच की डेफिशिएंसी को कहते हैं, एक बीमारी है डायबिटीज इंस्पाइडस। एक डायबिटीज मेलाइटस होती है जो कि शुगर की बीमारी है, एक होती है डायबिटीज इंस्पाइडस। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एडीएच की डेफिशिएंसी है, तो जितना पानी पानी री एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, जब पानी री एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बहुत डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसकी मैनेजमेंट क्या है कि इस वजह से बंदे को जो है वो वेल हाइड्रेटेड रहना पड़ता है। इसके साथ है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। एक ऐसा है कि जिसके अंदर बॉडी एडीएच बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है। जब ज्यादा सिक्रीट होगा तो बॉडी के अंदर वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर फ्लड रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। फ्लड रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि ओवरऑल हर जगह पानी भरना, ठीक है, पेट में पानी पड़ जाना, स्किन के अंदर फ्लफीनेस आ जाएगी, ठीक है, जिसको अडीमा कहते हैं, वो कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आपने सोडियम लेवल को जो है वो साथ साथ मॉनिटर करना होता है, क्योंकि पानी बढ़ जाएगा तो ना जो सोडियम लेवल है वो कम हो जाता है। किस तरह कम होता है? एक गिलास में 1 चम्मच नमक है, तो वो एक नॉर्मल, फर्ज कर लें हम समझ रहे हैं। अब वही गिलास की जगह हम जग कर रहे हैं लेकिन चम्मच एक ही हो, तो सोडियम जो है वो ओवरऑल कंपैरेटिवली क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो वो इस सेंस में हमें मॉनिटर करना होता है ओवरऑल सोडियम के लेवल को। बाकी हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, जिसको पीआरएल भी कहते हैं, प्रोलीन कह रहा था मैं, प्रोलैक्टिन है, सॉरी। ग्रोथ हार्मोन, अब इनमें से जितने कवर हो सकते हैं वो करेंगे। हमारे पास चार चार 4.5 मिनट का लेक्चर रहेंगे। स्मेटोट्रॉफिक सेल्स, इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? स्मेटोट्रॉफिक सेल्स। स्मेटोट्रॉफिक सेल फिर कहाँ पे होंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। और ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को एक्ट करता है, कैसे? ब्लड लेवल ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का लेवल बढ़ाता है। और जिससे फायदा क्या होता है कि फैटी एसिड जो है वो एनर्जी यूटिलाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एनर्जी यूटिलाइजेशन में। और उसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर इनका रोल आता है। इससे क्या होता है कि ओवरऑल डिक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म कंजर्विंग ग्लूकोज। जो ग्रोथ हार्मोन है उसका पर्पज ये है कि प्रोटीन की सिंथेसिस की जाए, ग्लूकोज के स्टोर को प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। और फैटी एसिड्स जो है ना, जो फैटी एसिड्स हैं उनको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ताकि ओवरऑल जो बॉडी की ग्रोथ है वो बढ़ाई जा सके। उसके साथ साथ ये डिक्रीज करता है ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन एंड ग्लूकोज रिलीज टू ब्लड, एंटी इंसुलिन इफेक्ट है, सॉरी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, जैसे ग्लूकागॉन कर रहा है। तो इसका ये कौन सा इफेक्ट आ जाएगा? एंटी इंसुलिन इफेक्ट। इसको कहीं से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ाएगा। ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के बेशक बना दे, ठीक है। तो ग्लूकोज को कंजर्व करता है, ग्लूकोज के अपटेक को रोकता है, और पीछे से उसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, ठीक है। अपटेक क्या है कि मसल सेल ने ग्लूकोज अगर खा लिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पीछे से जो है वो अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा तब भी लेवल कम हो जाएगा। ये करता है प्रोडक्शन को ज्यादा करवाता है, और आगे से जो उसकी ग्लूकोज की कंजम्पशन है उसको कम कर देता है, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रहे? मेंटेन रहे। उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है, और फ्यूल के तौर पे फैट को ले रहा है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो बच्चों के अंदर जेजेंटिज्म, और बड़ों के अंदर एक्रोमेगाली। जेजेंटिज्म होता है कि ओवरऑल उनकी बॉडी साइज जो है वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और एक्रोमेगाली होता है कि स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, बड़े बड़े हाथ होंगे, बड़े बड़े पाँव होंगे, ओवरऑल बॉडी नॉर्मल है लेकिन हाथ, पाँव और सर ये बहुत बड़ा बड़ा होगा। हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा? पिट्यूटरी डवार्फिज्म, यानी कि बोनापन जिसे कहते हैं, छोटा कद। ओके, सो वी गॉट ग्रोथ हार्मोन। इनडायरेक्ट एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन है। डायरेक्ट एक्शन को पढ़ते हैं। फैट मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा? ज्यादा कर रहा है ताकि उससे एनर्जी हासिल की जाए। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कम कर रहा है, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या है कि ये ग्रोथ हार्मोन लिवर और दूसरे टिश्यू पे काम करेगा, और उन पे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर देगा। ये एंटी इंसुलिन इफेक्ट है। ये दोनों काम इंसुलिन के खिलाफ हैं।
और कुछ काम ये जो इंसुलिन वाला भी करता है, यानी ये इंसुलिन लाइक फैक्टर इफेक्ट है ग्रोथ हार्मोन का, और ये दोनों जो वो एंटी इंसुलिन इफेक्ट है, ठीक है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है, क्या काम करता है, स्केलेटल और डेक्स्ट्रस का। स्केलेटल पे क्या करेगा, कार्टिलेज फॉर्मेशन, स्केलेटल ग्रोथ, डेफिनेटली ग्रोथ हार्मोन है तो हड्डियों की ग्रोथ करवाता है। और एक्स्ट्रा स्केलेटल में क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन को प्रमोट करता है। तो इंसुलिन भी यही काम करता है, वो ओवरऑल स्केलेटल ग्रोथ को, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, इंप्रूव करता है। और ये इंसुलिन एक्शन है, दो इसके इंसुलिन की तरह के एक्शन है और दो इसके एंटी इंसुलिन एक्शन है, तो ये चारों के चारों जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसमें जो फीडबैक मैकेनिज्म वो आपको नजर आ रहा होगा कि जब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है तो वो फीडबैक कंट्रोल करता है, या तो वो डायरेक्टली पीछे हाइपोथैलेमस पे अफेक्ट करके जीएचआरएच को इनहिबिट कर दे, या फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके जो है वो जीएच सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे, ठीक है। इनहिबिट क्या, रिलीज बेस्ड ऑन द कंडीशन, कि अगर कम है तो ज्यादा करवा देगा सिक्रीशन को, अगर ज्यादा है तो कम करवा देगा, ठीक है। ओवरऑल कंट्रोल्ड रहता है। सो हेयर इज एन एग्जांपल, ये जो है वो हमारे पास आ गई जेजेंटिज्म और ये आ गई डवार्फिज्म। ये एक और मिसाल है स्टिमुलेट और इनहिबिट की। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, वो आगे थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड जो है वो आगे थायराइड सिक्रीशन करेगा जो कि आगे टारगेट सेल पे एक्ट करेगी, डिफरेंट थायराइड हार्मोन। अब ये थायराइड हार्मोन का ब्लड का लेवल जब ये नॉर्मल से ज्यादा होगा तो ये इनहिबिट करवाएगा दो लेवल पे, या तो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम कर ले ताकि टीएसएच की प्रोडक्शन ना हो, डेफिनेटली आगे वाले स्टेप नहीं होंगे, या उससे भी बड़े लेवल पे हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर दे ताकि टीआरएच ही ना प्रोड्यूस हो। जब टीआरएच ही नहीं होगा तो ये सारे स्टेप भी लो हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तो इससे जो है ओवरऑल हॉर्मोन्स का लेवल बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। देन वी हैव